हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष, मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का टॉपिक होगा करंट अफेयर्स, क्योंकि आज है संडे और संडे को पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। दो वीडियो आते हैं आपके लिए, एक राष्ट्रीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। पहला वीडियो राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय ही होगा। इस बार आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। साथ साथ मैं स्टैटिक को भी कवर करने की कोशिश किया हूँ। करंट अफेयर्स को उसी जगह सेट करें जहाँ पे उसकी डिमांड हो, ऐसे में आप भूलेंगे नहीं, लंबे समय तक आपके दिमाग में जरूर बना रहेगा। जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल में, मैं आपको बताता चलूँ, इस चैनल पे मैं ही बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हूँ, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ज्योग्राफी में मैंने क्लास 12th का स्टार्ट किया था, एक पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी पूरी समाप्त कर दिया हूँ। सेकंड बुक जो चल रहा है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, वो अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा के सेकंड में कल से आपको मिलेगा। साथ साथ इंडियन पॉलिटी अर्थात क्लास 11th की NCERT पूरी पढ़ाया हूँ, और अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 12th की वो भी पढ़ा चुका हूँ। तो जरूर चैनल को विजिट करें, 2-4 वीडियो देखें, हर सब्जेक्ट का देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया जाता है, क्योंकि हमारी टीम करंट अफेयर्स के साथ साथ उस जगह की जो भी योजनाएं होती है, हम एक साथ उसी टॉपिक में उसी जगह ऐड कराता हुआ चलते हैं। ऐसे में आपको प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों स्तर पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ज़रूर देखें। फिलहाल मैं टॉपिक का स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, निसर्ग चक्रवात। ठीक, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये निसर्ग क्या है और दूसरा बात चक्रवात क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए चक्रवात के बारे में। ठीक है, चक्रवात आप जनरली देखते होंगे, एक हाई प्रेशर रीजन होता है, दूसरा लो प्रेशर रीजन होता है। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ चलता है। ठीक है, और इस तरह से एक साइकिल बनता है और इस तरह साइक्लोन मतलब चक्रवात बनता है। ठीक, अगर आपको एक बात और बताऊं, चक्रवात का अगर टाइप देखेंगे आप, बेसिकली दो टाइप से ये डिवीजन किया हुआ है इसका। एक को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरे को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो जिस साइक्लोन की मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, निसर्ग, तो निसर्ग क्या होगा, निसर्ग एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होगा। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि निसर्ग चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दूसरी बात, इसका मतलब क्या होता है निसर्ग का, निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति। इसका नोमेनक्लेचर अर्थात नाम किसने दिया, उसका नाम है बांग्लादेश। क्यों दिया, कैसे नामकरण होता है, मैं आपको समझाऊंगा। चक्रवात जब भी आएगी तो आपको पता होगा महासागर में या तो सागर में आएगी, और ये अरब सागर में आएगी। ठीक है, तो अरब सागर का क्षेत्र ये वाला है। अगर ये आप भारत को देख पा रहे हो तो इधर इस साइड का जो क्षेत्र है वो क्या बोलाता है, अरब सागर क्षेत्र। ठीक है, और इधर का क्षेत्र को क्या बोलते हो आप, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये अरब सागर में आया, और इस तरह से आप देखेंगे किस तरह से चलता चलता कहाँ जाके टकराया, मुंबई में। तो ये बोलता है कि अरब सागर में जब आया तो अरब सागर से आया भारत, और भारत में कहाँ कहाँ प्रभावित हुआ, गुजरात, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली। अब आपको पता होगा ये दोनों एक ही है। ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जिस तट से टकराया उसी का नाम है अलीबाग। ये बार बार आप न्यूज में देखने को मिल रहा होगा आपको, अलीबाग अलीबाग। तो यही अलीबाग के क्षेत्र से सबसे पहले टकराया। उसके बाद देखिए, भारतीय मौसम विभाग जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति आवर बताया। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि इसका नाम कैसे पड़ा। तो नामकरण के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बताया कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, अगर इसके नीचे देखेंगे तो हिंद महासागर है, तो इसके ऊपर का जो क्षेत्र है उसके लिए उन्होंने बताया कि 8 देश मिलकर अपना अपना नाम देते हैं। और उन 8 देशों में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, मैं आपके लिए लिस्ट बना दिया हूँ। सबसे पहले बांग्लादेश, इंडिया। अब आपको एक बात बताता चलता हूँ, जो पहले से था, एक अलग पेन से मैं मार्क कर दूँ, पहले से बांग्लादेश था, इंडिया भी था, ईरान बाद में शामिल हुआ, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका और थाईलैंड। ये पहले से 8 देश हैं। क्या बोल रहा हूँ, ये 8 देश पहले से थे। नया कौन आ गए, ये 5 ग्रीन वाले। इसी वजह से 5 जो नए हैं उनके सामने मैंने डॉट डॉट बनाया है ग्रीन पेन से। तो देखिए, ईरान बाद में शामिल हुआ, कतर बाद में शामिल हुआ, सऊदी अरबिया बाद में शामिल हुआ, UAE बाद में, और यमन बाद में शामिल हुआ। इसका मतलब, जो अब आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि कुल कितने देश हैं जो साइक्लोन का नाम रखते हैं, तो आप बताओगे 13। पहले कितने थे, बताओगे 8। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आया। अब जो समझिए इसका नोमेनक्लेचर का तरीका क्या था, तो अल्फा जैसे ABCD अरेंज किया हुआ है, इसी तरह से बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार और ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इस तरह से 1 2 3 सब अपना अपना 8 नेम देते हैं। आप समझिए, जब थाईलैंड था तो ये अंतिम नाम था, मतलब ये अम्फान जो है वो 64th नेम है, 64वां। ठीक है,
तो 8 इंटू 8 करोगे, 8 बाई 8 64 होगा। तो देखिए 64 कौन सा नाम दिया, किसने दिया है, नाम थाईलैंड। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो अम्फान चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आई थी, नाम किसने दिया, थाईलैंड ने। अम्फान चक्रवात किधर आई थी, बंगाल की खाड़ी में। अम्फान चक्रवात भारत के किस तट को प्रभावित करी, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बेसिकली, ठीक। उसके बाद इस साइड से आपसे पूछा जाएगा निसर्ग किस सागर में आई, अरब सागर। निसर्ग नाम किसने दिया, आप बताओगे बांग्लादेश ने दिया, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है इसकी गति कितनी थी, दोनों की गति कह सकते हो लगभग 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, कृषि क्षेत्र में सुधार। अब देखिए मैं बार बार बताता रहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म होना जरूरी है, क्योंकि 2022 तक अशोक दलवई समिति जब आई थी तब उन्होंने बताया था किसानों की आय को डबल करना है, समझ पा रहे हैं, डबल इनकम होना चाहिए। 2022 तक की अगर बात हो रहा है तो अब 20 चल रहा है, लगभग 2 साल और बचे हुए हैं। तो इन्होंने नया रिफॉर्म जो लाया है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए भारत में अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर का योगदान जीडीपी का मात्र 17% है, और ये कम है क्योंकि भारत गांव में बसता है और मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश कहा जाता था। ऐसे में 17% दुखद घटना है। लेकिन अगर देखेंगे दूसरी तरफ की 53% आबादी, इसका मतलब जो 53% आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कृषि को बढ़ावा देना जरूरी है, ठीक। अगली बात आप समझिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सुधार किया गया, पहली बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी मान्यता दे देने से किसानों को क्या लाभ होगा, मैं आपसे वो बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आया तो जो मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है वो ये कि अब खेत से ही उत्पादन को बेचा जा सकता है। दूसरी बात, अंतर राज्य, इसका मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार कर सकते हैं फार्मर्स, पहले नहीं होता था। और सबसे और खतरनाक और इम्पोर्टेंट बात कहूँ तो जमीन को पट्टे पर देकर कृषि किया जा सकता है। होता क्या है, आप देखेंगे कि भारत के क्षेत्र में धीरे धीरे सीमांत कृषकों की संख्या बढ़ती चली गई। अगर देखिएगा इतनी बड़ी जमीन का पट्टा है तो इसका मालिकाना हक अगर किसी एक का होगा तब तो वो आराम से कृषि कर लेगा। लेकिन आपको पता होगा सीमांत कृषक कहने का मतलब है कि उनके पास जमीन का टुकड़ा छोटा होता है। इसका मतलब कई जगह इतने में आपको दिखेगा कि कितने लोगों को मिला हुआ है ये जमीन का टुकड़ा, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये पूरे मिल के जमीन एक पट्टा को सीधा सीधा किसी और को दे दे, दूसरे व्यक्ति को, और अगर ये कृषि करेंगे, बेसिकली ये करेंगे तो कैसा करेंगे, गहन कृषि करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ से प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा मेरे दोस्त, बेनिफिट ज़्यादा होगा फार्मर्स को। इनको ठीक ठाक पैसा भी मिल जाएगा, इनको कोई शिकायत भी नहीं रहेगी, इनकी ज़मीन की कीमत भी मिलती रहेगी। ये खाली रहेंगे तो ये किसी और जगह काम करेंगे, डेफिनेटली किसानों की इनकम बढ़ जाएगी। देखिए कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो ये चल रहा था, इसमें संशोधन कर दिया गया। संशोधन करने के बाद जो दलहन होता है, तिलहन होता है, अनियन, प्याज, पोटैटो, आलू को आवश्यक वस्तु की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। क्यों ऐसा कर दिया गया बाहर? अगर बाहर कर दिया जाएगा तो अगर आवश्यक वस्तु के लिस्ट में जो भी वस्तुएं होती है उसकी मूल्य थोड़ा कम होती है, क्योंकि आम नागरिकों के लिए वो ज़रूरी होती है। लेकिन अगर ये बाहर कर दिया गया, इसका मतलब जो दलहन, तिलहन, प्याज, आलू ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उसका मूल्य थोड़ा जंप करता हुआ नजर आएगा। तो बेनिफिट किसको होगा? किसानों को होगा, डेफिनेटली किसानों को होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्शन होगा और खेत से बेच दिया जाएगा तो ऐसे में किसानों को क्या लाभ होने वाला है? किसानों को कुछ समय रख लेना चाहिए, शायद उसका रेट बढ़ जाता। आपको पता है कि कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है और किसान इसी चलते औने पौने दामों पर अपना फसल को बेच देते हैं और उन्हें उस समय घाटा सहना पड़ता है। इसी के लिए ये बोला जा रहा है कि आप सीधे खेत से उत्पादन को बेच सकते हो। दूसरी बात, अगर एक ही राज्य में आप प्रोडक्शन को बेच रहे हो लगातार तो वहाँ पे उचित मूल्य नहीं मिलता है, समझ पा रहे हैं। और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य को बेचेंगे आप तो आपकी बेनिफिट ज़्यादा होगी। इस वजह से ये रिफॉर्म हुआ था, ठीक है। अगली बात देखिए, 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 14 खरीफ फसल है तो सबसे पहले खरीफ फसल क्या है, दूसरी बात न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है और ये क्यों बढ़ाया गया। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि ऐसे में जब कोई भी किसान उत्पादन को लगा रहा होता है, कोई भी कृषि करना चाहता है, तो अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके जितना न्यूनतम मूल्य सरकार के द्वारा बोला जाएगा उससे ज्यादा में ही सरकार खरीदेगी या तो उतने में ही खरीदेगी। ऐसे में किसानों को बेनिफिट ज्यादा होता है और किसान उस फसल को लगाने में सक्षम होते हैं और मतलब उतावला होते हैं।
ठीक, उनका इच्छा जागता है क्योंकि पता चल जाता है कि चलो कम से कम इतना मूल्य तो मुझे मिलेगा। ठीक है, तो आप समझिए सबसे पहले खरीफ फसल क्या है। आपको पता होगा कि कृषि ऋतु भारत में 3 टाइप के हैं, आपको पता ही होगा, खरीफ चलता है, दूसरा रबी और तीसरा जायद। तो जो खरीफ फसल होता है भारत में वो जून से लेकर सितंबर महीने के बीच होता है, और रबी फसल अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच होता है, और जायद अप्रैल से लेकर जून के तक होता है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, पहले से भी आपको पता होगा। लेकिन मेरे दोस्त खरीफ फसल जब लगाया जाता है तो जून से सितंबर के बीच में, और अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून। इसी वजह से खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। क्या मैं आपको समझा पाया ये बात? अगली बात देखिए, कौन कौन से ऐसे फसल है जिनका मूल्य बढ़ाया गया है। पहली बात, धान का बोल रहा है कि 53 रुपये प्रति क्विंटल, तो अब कितना हो गया, 1868 रुपया प्रति क्विंटल रेट हो गया है। क्विंटल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 100 kg, मतलब 100 kg अगर धान आप लेना चाहते हो तो 1868 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे, कपास का कितना बढ़ाया गया, 260 रुपये प्रति क्विंटल। नाइजर सीड इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि 755 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, और सोयाबीन का महज मात्र 170 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें जरूरी भी है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अगली टॉपिक है, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए नीति आयोग कन्वेंशन जारी किया। दोनों बात आपको समझना पड़ेगा कि नेचुरल फार्मिंग क्या होता है और नीति आयोग क्या होता है। तो नेचुरल फार्मिंग के तहत जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, जैविक कृषि क्या होता है, देखिएगा अभी लगातार क्या कर रहे हैं, उर्वरक का इस्तेमाल हम खेती में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, इन सब का इस्तेमाल होता है। इनको कम करने के लिए जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जैविक कृषि का प्रोडक्ट का थोड़ा रेट भी ठीक ठाक मिलता है। ठीक है, तो जैविक कृषि में जो उर्वरक के लिए यूज करते हैं, जैसे गोबर यूज कर लेते हैं, बायोमास यूज कर लेते हैं, घर का जो राख होता है वो यूज कर लेते हैं, साथ साथ आप देखेंगे जो खेतों में अवशेष बच जाते हैं फसलों का, उसको हम बाद में यूज कर लेते हैं। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैविक कृषि पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे, बायोमास और घरेलू खाद्य उर्वरक यूज कर लिया जाता है। स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके तहत, और ये बोला गया कि 5 साल में 20 लाख हेक्टेयर तक प्राकृतिक कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। और ये ऐसा कहने वाला कौन है, यही हमारा नीति आयोग। बताता हूँ नीति आयोग कौन है। और जो वर्तमान में भारत में अगर देखेंगे तो नेचुरल फार्मिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है वो राज्य है सिक्किम। ठीक है, तो जैविक राज्य इसे बोला जाता है इसी वजह से। दूसरे नंबर पे आएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला और हिमाचल प्रदेश, ये सब भी लगातार जैविक कृषि को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अगली बात देखेंगे, बिहार बहुत ज़्यादा इसके लिए एग्रेसिव है, किंतु उतनी ज़्यादा अभी हो नहीं पाया, प्लानिंग उन्होंने भी करा है। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग को समझिए। तो नीति आयोग के बारे में अगर सबसे पहले मैं बताऊं तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके पहले योजना आयोग चलता था, और आपको पता होगा कि योजना आयोग 15 मार्च 1950 से चल रहा है। ठीक है, जब ये योजना आयोग समाप्त होता है, नीति आयोग शुरू होता है, तो नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर इतनी सी है कि ये थिंक टैंक का काम करेगा, और इसके भी चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होते हैं, और वहाँ पे भी योजना आयोग के भी चेयरमैन प्रधानमंत्री भी होते थे। यहाँ पे देखेंगे, इसको थिंक टैंक बोला जा रहा है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष और सीईओ दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जरूर आप याद रखिएगा। इसका उपाध्यक्ष है अभी फिलहाल राजीव कुमार, और सीईओ है अमिताभ कांत। मैं समझता हूँ ये दोनों आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम का हिस्सा हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्स भी जारी करता है, और नीति आयोग बहुत सारी रिफॉर्म की बात करता है। इसी वजह से नीति आयोग हमेशा आप देखेंगे न्यूज में बना रहता है, और इस वजह से आपको नीति आयोग के सारी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप जरूर इन्हें दिमाग में रखिएगा। तो देखिए, एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एमएसएमई क्या है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, आप इसको बोल सकते हो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हो। इसका जो नया डेफिनेशन है वो बोला गया कि जो माइक्रो होता है उसका, वो जो कंपनीज होगी या फिर एंटरप्राइजेज होगा, 1 से 5 करोड़ तक की वार्षिक टर्नओवर होगा। अगर स्मॉल का अगर स्मॉल में देखा जाए तो उन्होंने बताया कि 10 से 50 करोड़ वार्षिक टर्नओवर होगा। वहीं मीडियम के लिए 50 से 250 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर बताया गया। तो नई वाली डेफिनेशन ये है। सवाल उठता है कि ये सारा करा क्यों जा रहा है, क्योंकि देखिए एमएसएमई भारत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। कैसे देता है? एमएसएमई बहुत सारा रोजगार क्रिएट करता है। एमएसएमई भारत के निर्यात का लगभग 48% का योगदान देता है। एमएसएमई देखेंगे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देता है। एमएसएमई को अगर देखेंगे तो घरेलू
जो सकल घरेलू उत्पाद होता है अर्थात जीडीपी, उसमें भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है। 75 लाख रुपए तक का एमएसएमई के लिए ऋण की भी उपलब्धता दी गई है। देखिए क्यों, तो मैं बोला अभी आपको निवेश आकर्षित करने दी, दूसरी बात ट्रेड को आसानी से होने देने के लिए, तीसरी बात नए जॉब्स क्रिएट करने के लिए। तो क्यों का जवाब मिला। वर्तमान में 60 मिलियन से अत्यधिक एमएसएमई भारत में कार्यरत है, और अगर मैं बताऊं तो जीडीपी में 29% का योगदान देता है, और कुल निर्यात में, एक्सपोर्ट में 48%, 48%, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ऋण कितना, 75 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा एमएसएमईज को। अभी आप देख रहे होंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये सारी प्रोपागेंडा अपनाया गया है। ठीक है, तो कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर इसको हिंदी में बोलेंगे, इसी एरिया में है। अब ये देखिए ये बना कौन रहा है, पाकिस्तान और चाइना बना रहा है। आपको पता होगा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका मतलब भारत उस समय से भी इसका बैन कर रहा है कि इस तरह से पीओके के क्षेत्र से आप कैसे हाईवे गुजार सकते हो या फिर वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हो। भारत आज भी उसका विरोध कर रहा है जब ये आपके सामने कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट आ रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि CPEC के तहत है ये। दूसरी बात, ये झेलम नदी पर बन रहा है। आपको पता होगा झेलम नदी का लोकेशन बताया था जब, सिंधु नदी के जस्ट नीचे झेलम नदी। दूसरी बात ये बोल रहा है कि पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो अब डेफिनेटली है कि पाकिस्तान को, मतलब या किसी को भी अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होगा, और इसकी बेनिफिट पाकिस्तान को होगा, चाइना को नहीं, क्योंकि चाइना में तो है ही है। अगली बात देखिए, भारत इस पर अपनी नाराजगी जताई है और जताना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जल जीवन मिशन। तो आपको बताता हुआ पहले से भी आ रहा हूँ कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक योजना है। बजट में इसका प्रावधान किया गया था और बोला गया था कि 2024 तक प्रत्येक राज्य में शुद्ध नल का जल मिलेगा। इसी के तहत बिहार सरकार को 1832 करोड़ रुपया दिया गया और 2024 तक सभी घरों में नल से शुद्ध जल दिया जाएगा। हालांकि बिहार भी खुद एक 7 निश्चय योजना चलाई हुई है जिसके तहत हर घर को नल का जल, ऐसा अभियान के तहत वो इस तरह का प्रयास कर भी रहा है पहले से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, PM स्वनिधि SVA मतलब स्वनिधि योजना चलाया गया। मतलब इसका फुल फॉर्म मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर। देखिए स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर, इसका लाभ किसे मिलेगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी आजीविका ठेले लगा के चलता था, या स्ट्रीट के पास कुछ भी ऐसे रोड पे लगा के बेचते थे। ऐसे में कोरोना की वजह से लगातार 3-4 महीने से उनकी कोई आमदनी नहीं हुई, उनके जो पूंजी थे वो समाप्त हो गए। तो उनकी आजीविका के लिए ऐसा चलाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स को, ग्रामीण हो या शहरी, उन्हें आजीविका फिर से शुरू करने के लिए 10,000 रुपया ऋण दिया जाएगा और उसे धीरे धीरे करके 1 साल में चुकाना पड़ेगा, मासिक किस्तों में चुकाना पड़ेगा। तो एक बड़ी पहल मैं मानूंगा, छोटी ही रकम है लेकिन ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम हो सकती है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले इस ट्यूलिप को आपको समझना पड़ेगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव मैं कहूँगा सरकार के लिए, क्योंकि इससे बेनिफिट किसको है, स्टूडेंट लोग को फायदा है। देखिए कहाँ पे और कैसे। सबसे पहले इसको शुरुआत करने वाला कौन है, MHRD अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास शहरी विकास मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय के संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए शुरू किया गया है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जुड़ गया, और जो ये काम करेंगे वो इस क्षेत्र में काम करेंगे, शहरी विकास के क्षेत्र में। तो ये दोनों मंत्रालय जुड़ गए। देखिए क्यों शुरू किया गया, तो बोल रहा है कि फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो लोग भी हैं उनको इंटर्नशिप कराया जाएगा। कहाँ पे इंटर्नशिप कराया जाएगा वो बात आपको समझाता हूँ मैं। देखिए स्मार्ट सिटी और अर्बन लोकल बॉडीज अर्थात शहरी स्थानीय निकाय जो होते हैं, जिसको आप नगर पालिका कहते हो प्यार से, ठीक है, तो इसके साथ कार्य करेंगे 1 साल के लिए। 1 साल के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया गया है, ये जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कहीं पे ये आ जाए क्वेश्चन। दूसरी बात, कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। पहले से भी आप ये सुने होंगे, लेकिन कागजी तौर पे जो बोलते हैं ना कि लिखित तौर पे जो हो जाना, तो अब हुआ है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक और बंदरगाह का नाम चेंज किया गया था, मैं वहीं पे आपको बताता चल रहा हूँ। कांडला बंदरगाह आपको पता है गुजरात में, जो गुजरात का ये वाला क्षेत्र आता है, कच्छ का क्षेत्र आता है जो इस तरह का है, ये
तो यहाँ पे है कांडला बंदरगाह इस पॉइंट पे। तो वही बोल रहा हूँ कि कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है और इसका जो नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट 2017 में ये चेंज हुआ था और ये 2020। याद रखेंगे दोनों बात। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 मिनट की वीडियो बना के देना है योगा और प्राणायाम, आसन, व्यायाम ये सब करते हुए, और आपको ये भी बताना है कि उससे मेरे को बेनिफिट क्या हुआ। नहीं बताएंगे तो प्रतियोगिता से आप बाहर हो जाएंगे। इस प्रतियोगिता में अवार्ड भी रखा गया है, कुछ पुरस्कार रखा गया है। फर्स्ट को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, दूसरे को 50,000 और तीसरे को 25,000 रुपया दिया जाएगा। और इसकी घोषणा 21 जून को किया जाएगा क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा 2015 से इसे मनाया जा रहा है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया था। ठीक है, सुझाव हमारे देश से गया था क्योंकि सबसे पहले हमारे देश ने शुरू करा था 21 जून को योग दिवस, इसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिया गया। तो इस तरह से राष्ट्रीय न्यूज़ जो था वो कवर कराया हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आएगा। आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक तो जरूर जानना चाहूँगा। और दूसरी बात, कोई भी कमी नज़र आ रही होगी या कोई टॉपिक छूट रही होगी तो जाकर आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई सुझाव होगा तो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।